हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से 11th क्लास के लेक्चर नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स के चैप्टर का। इस लेक्चर के अंदर हम उस तह तक पहुंचेंगे जहां से हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और जनरल मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। आज का जो लेक्चर है, इससे पहले हमें जनरल मैथमेटिक्स की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है, पर इसके बाद हमें जनरल मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए अगला लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स का होने वाला है। आज का लेक्चर में मैं वहां तक पहुंचाऊंगा आपको जहां तक आपको जनरल मैथ की आवश्यकता नहीं होती, उसके बाद जस्ट आपकी जनरल मैथ की आवश्यकता शुरू हो जाएगी। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपको मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे, पूरी सीरीज के साथ बने रहे। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन है या छोटी छोटी बातें, इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर वैसे भी नहीं बना रहा मैं। उसके बाद जैसे ही मैथ आएगा तो लेक्चर अपने आप लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था दूसरी, जैसे कि मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, इस तरह से। पर जो आज होगा हम इसके अंदर पढ़ेंगे डायमेंशन के हिसाब से मोशन को, यानी कि कितने टाइप की मोशन हो सकती है। ठीक है, अगर डायमेंशनली बात करें तो मोशन का जो टाइप है, डायमेंशनली बात करें तो मोशन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो जाएगी आपकी 1 डायमेंशन मोशन, और एक हो जाएगी आपकी 2 डायमेंशन मोशन, और एक हो जाएगी आपकी 3 डायमेंशन मोशन। 3 तरह की मोशन आपको देखने को मिलेगी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब इसकी एक एक बात को आपको समझना होगा कि 1 डायमेंशन मोशन कैसे होती है, 2 डायमेंशन मोशन कैसे होती है और 3 डायमेंशन मोशन कैसे होती है। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी जो आप जनरली पढ़ के भी आते हो। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस का काम करता है, ये वाई एक्सिस का काम करता है और ये जेड का काम करता है। हालांकि आपको ऐसा बताया जाता है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और वैसे हार्ड एंड कोई फास्ट रूल नहीं होता। आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, आपकी मर्जी आई वही मानो। पर जनरली जब भी हम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको जेड कहते हैं। ये जनरल केस होता है, पर आप किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड बोल दो, क्योंकि तीनों एक समान है। ठीक है, अब अगर पार्टिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो मोशन लेते हैं हम, वो लेते हैं 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। अगर हम इसको सिंपली बात करें तो ये 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये रहा, एक डायमेंशन ये रहा और एक डायमेंशन ये रहा। टोटल मिला के कितने डायमेंशन हो चुके हैं? 3 डायमेंशन हो चुके हैं प्यारे बच्चों। एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। अगर तीनों को मिला दूं तो 3 डायमेंशन हो गए। जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो तीनों को मिला दिया है तो क्या हो गए? 3 डायमेंशन। एक को रखूंगा तो 1 डायमेंशन। यानी कि अगर एक बॉडी है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लिया वो केवल एक्स में मूव कर रही है या वाई में मूव कर रही है या जेड में मूव कर रही है। अब मान के चलो वो बॉडी केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी जो पोजीशन है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेगा। अगर वो वाई डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी पोजीशन को कौन स्पेसिफाई करेगा? वाई कोऑर्डिनेट करेगा। या वो जेड डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी जो पोजीशन है उसको कौन स्पेसिफाई करेगा? जेड कोऑर्डिनेट करेगा। एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इस पेन को यहीं से ड्रॉप कर देता हूं। जब मैं इस पेन को ड्रॉप करूंगा तो ये बॉडी बिल्कुल सीधा नीचे जाएगी। सीधा नीचे जाएगी तो इस कोऑर्डिनेट को लगभग हम जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस प्रकार से देखो, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसके भी, इसके भी, ये इसके भी, इसके भी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। बहुत काम चीजें आएंगी। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड कोऑर्डिनेट। जब मैं पेन को ड्रॉप करूंगा तो पेन इस हिसाब से नीचे जाएगा, और जब इस हिसाब से नीचे जाएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहा है? जेड कोऑर्डिनेट। तो उस मोशन को क्या कहेंगे? 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? मोशन इज सेड टू बी अ 1 डायमेंशन, motion is said to be 1 dimension if position of a body
specify by one of three coordinates. वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट के द्वारा अगर उस बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जा रहा है। पूरे तीन कोऑर्डिनेट है और उन तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स कर रहा है या ना वाई कर रहा है या जेड कर रहा है, तीनों में से एक कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको जरूर से जरूर याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो कहानी ये है कि वो ये पूछ लेता है कि जो आपका एग्जाम्पल है वन डायमेंशन मोशन का कौन सा है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल वही होगी, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया किसी हाइट से, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। ट्रेन की जो मोशन होती है स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो भी इसके अंदर आती है। सबसे पहली मोशन क्या है, बॉडी जो ड्रॉप की गई है, बॉडी जो ड्रॉप की गई है किसी हाइट से। दूसरे एग्जांपल के अंदर मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, वो भी इसके अंदर आती है। और जो तीसरा एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल था, अब जो तीसरा एग्जांपल है आपका वो हो जाएगा मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, जो हमारा लोडेड स्प्रिंग होता है उसकी मोशन। ये तीनों एग्जाम्पल वन डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल है जो आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए इस तरह के, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल वन डायमेंशन मोशन में आते हैं। जब भी किसी बच्चे को उसको फंसाना होगा तो सबको पता है कि वन डायमेंशन मोशन तो बता दिया जाएगा कि जब तीन में से एक कोऑर्डिनेट किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। पर बात किसकी आती है, इसके एग्जांपल्स की आती है कि इस वन डायमेंशन मोशन के आप एग्जांपल कौन से प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए आपको एग्जांपल बड़े ध्यान से आपको यहां पे देखने हैं और याद करने हैं एग्जांपल्स को, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद टू डायमेंशन मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे टू डायमेंशन मोशन के बारे में। टू डायमेंशन मोशन, आप बात समझिए। हमने केवल दो कोऑर्डिनेट उठाए हैं, आप इनको कोई भी दो कोऑर्डिनेट मान लो, आपकी मर्जी है वो। आपका मन करे इनको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मान ले, आपका मन करे इनको y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट मान ले, आपका मन करे इनको z कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मान ले, आपका मन करे वही मानो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि x ही y मानना, तीनों में से कोई दो सेलेक्ट कर लो जो आपका मन करे। यानी कि जब किसी बॉडी की मोशन को, जब किसी बॉडी की पोजीशन को दो कोऑर्डिनेट एक साथ एक ही टाइम पे स्पेसिफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक बॉडी की पोजीशन को केवल एक कोऑर्डिनेट ही स्पेसिफाई कर रहा, आइदर x, आइदर y और आइदर z, तीनों में से केवल एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहा था, इसलिए उसका नाम था वन डायमेंशन मोशन। ये एग्जांपल के तौर पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशन, जब दो कोऑर्डिनेट किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे, द मोशन इज सेड टू बी ए, motion is said to be two dimension motion, two dimension motion if टू कोऑर्डिनेट, अब वो कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं भाई, आपको स्पेसिफाई नहीं बताया गया, टू कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री, आउट ऑफ थ्री, तीनों में से थ्री, specify the position of object, position
ऑफ अ बॉडी। जब तीनों में से कोई दो कोऑर्डिनेट किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसको टू डायमेंशन। अब जैसे उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे वैसे ही इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन ग्राउंड। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। इंसेक्ट आपने देखा होगा, जो कोई भी कीड़ा होता है या कोई मच्छर, कुछ भी आप जो आप क्राउल करता है, नीचे घिसटता हुआ चलता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इंसेक्ट जो ग्राउंड के ऊपर क्राउल करता है वो भी किसके अंदर आता है, वो भी टू डायमेंशन मोशन के अंदर आता है। भाई पहला एग्जाम्पल यही है इसके टू डायमेंशन मोशन का, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। इसके अलावा इसके जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो हो जाएगा अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है अराउंड द सन, तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ये इसका पहला एग्जाम्पल था, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर दो धरती चक्कर काटती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन मोशन का। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बिलार्ड बॉल। अगर किसी को इस बिलार्ड बॉल का नहीं पता तो सारे फिल्म तो देखते हैं आप, फिल्म में एक टेबल सी होती है और उससे एक बड़ी सी स्टिक के साथ वो ऐसे करके उसको मारते, बड़ी सी स्टिक के साथ वो छोटी छोटी बॉल होती है ना, उस बोर्ड से, इतना बड़ा बोर्ड होता है, उसके चारों कॉर्नर के ऊपर एक होल होता है, जैसे कैरम बोर्ड में चारों कॉर्नर पे होल होता है। कैरम बोर्ड में तो हम गिट्टी का यूज करते हैं छोटी छोटी, वहां पे एक बड़ी सी स्टिक का यूज करते हैं और उस स्टिक से हम उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और उसके अंदर डालना होता है जो उसके अंदर होल दे रखा है, वही बिलार्ड बॉल है। कई बार फिल्म में आपने देखा होगा, तो वो मोशन भी टू डायमेंशन मोशन है। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दूं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसके मैंने यहाँ पे टू डायमेंशन मोशन के आपको 4 एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए हैं। इंसेक्ट क्रावलिंग ऑन द ग्राउंड, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर काटती है, मोशन ऑफ बिलार्ड बॉल्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 4 वो एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में, मतलब आपको याद होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। अगर हम इसको इस ग्राफ पेपर के अंदर इसकी पोजीशन को, टू डायमेंशन की पोजीशन को दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे, मान लिया जाए ये एक पार्टिकल है, यहां पे इस पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट एक्स हो गया और एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई हो गया। इस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट इसका, जैसे ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, वाई वाला, और ये कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, एक्स वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके दोनों कोऑर्डिनेट को दिखा दिया, ये कोऑर्डिनेट y और ये कोऑर्डिनेट x। यहां से x होता है, ये y होता है, और ये इस पार्टिकल की पोजीशन है यहां पे। ठीक है, जो x और y कोऑर्डिनेट के द्वारा स्पेसिफाई की जा रही है। अब देखिए, इस पार्टिकल की पोजीशन को अगर हमें बताना है तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए। अगर दोनों में से एक कोऑर्डिनेट भी नहीं है तो हम इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। इसको ग्राफ में आप ऐसे शो कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी मोशन का। देखिए, तीसरी मोशन हो जाएगी आपके पास थ्री डायमेंशन मोशन, 3D मोशन। अब इसके नाम से आप जानते होंगे, जब पहले आपने 2 पढ़ ली हैं तो तीसरे को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 डायमेंशन मोशन कौन सी है, वो मोशन जिसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट मिलके किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें यहां पे एक या दो काम नहीं करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सीधी बात है, मोशन इज सेड टू बी अ 3 डायमेंशन, सेड टू बी अ 3 डायमेंशन if 3 out of 3 coordinate, 3 out of 3 coordinate, 3 coordinate specify the position of object, specify the position of object।
स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तीन में से तीनों कोऑर्डिनेट मिलके ही उस बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन मोशन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा काइट फ्लाइंग, पतंग जो हवा में उड़ता है, ठीक है। इंसेक्ट फ्लाइंग, इंसेक्ट भी आपने देखा होगा वो भी फ्लाई करता है। तीसरा एरोप्लेन फ्लाइंग, जब एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाई करता है। ये तीनों सब एग्जाम्पल, मतलब इस 3 डायमेंशन मोशन को स्पेस मोशन भी बोला जाता है भाई, स्पेस मोशन। स्पेस जहां पे वर्ड यूज कर ले तो इसका मतलब समझ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। और 2 डायमेंशन मोशन को प्लेन मोशन भी बोला जाता है भाई, प्लेन मोशन। जहां आपको प्लेन नाम का वर्ड सुन जाए तो समझ जाना वो कौन से टाइप की मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है। जहां प्लेन नाम का वर्ड सुने उसको 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं, और जहां स्पेस नाम का वर्ड सुने उसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो कई बार आपको पजल करने के लिए 1 2 3 ना दे करके वो प्लेन और स्पेस का यूज करेगा, तो वो भी आपको याद रखनी। इसलिए इसके एग्जाम्पल से और यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी बातें आपके लिए एक ही बार में कवर अप कर दूं, आपको बार बार इन बातों के लिए प्रॉब्लम ना लेनी पड़े। इसलिए देखिए, अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तीनों कोऑर्डिनेट मिलके क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। मान लिया जाए पार्टिकल यहां पे है, मान लिया जाए पार्टिकल है यहां पे इस पॉइंट पे, तो इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, ये एक z कोऑर्डिनेट होगा। इस तरह से ये तीनों कोऑर्डिनेट मिलके ही इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। दैट इज 1 कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, और एक थर्ड कोऑर्डिनेट जो यहां पे दिखा नहीं सकते, ये y हो गया, ये x हो गया, तीसरा हम यहां दिखा नहीं सकते। एक्चुअल में हो कह रहा है, ये है सिस्टम, देखिए ये सिस्टम है, और पार्टिकल है यहां पे, जो मेरी ये दो उंगलियां हैं यहां पे पार्टिकल है, तो यहां पे पार्टिकल है तो इससे दूरी हो गई, इससे दूरी हो गई और इससे दूरी हो गई, तो यहां पे पार्टिकल है, इससे भी और इससे भी। पर हम बोर्ड के प्लेन में 3 डायमेंशन नहीं बना सकते। जो बोर्ड के प्लेन में मैं लिख पा रहा हूं, ये पूरा बोर्ड का प्लेन में लिख रहा हूं मैं, ये भी आपसे पूछ रहा है, ये भी 2 डायमेंशन लिख रहा हूं। ये डायग्राम जो बना रहा हूं ये 2 डायमेंशन है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, 3 डायमेंशन डायग्राम को बनाने की, पर बोर्ड पे आप कभी भी 3 डायमेंशन नहीं बना सकते प्यारे बच्चों। इसलिए हमने यहां पे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज करके ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और हमने समझ लिया कि ये तीसरा कोऑर्डिनेट यहां पे है, ये रहा तीसरा कोऑर्डिनेट पेन की डायरेक्शन में। अब इससे दूरी होगी कुछ ना कुछ, तो वो दूरी हम इसको काउंट कर लेंगे। इस प्रकार उसको यहां दिखाया नहीं जा सकता, पर तीनों कोऑर्डिनेट मिलके इसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। और कौन सी मोशन, स्पेस मोशन का नाम भी इसको दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की, और उन क्वांटिटीज के अंदर आती है एक पहली क्वांटिटी जिसका नाम है स्केलर, एक पहली क्वांटिटी जिसका नाम है स्केलर, और एक दूसरी क्वांटिटी जिसका नाम है वेक्टर। ये 2 क्वांटिटी। और देखिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अभी इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। जब सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बस इतना ही समझिए, क्योंकि बार बार इन वर्ड का मतलब हम पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूं। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ये एक नंबर की तरह होता है। नंबर की तरह कैसे, जैसे आपने कहा कि 10 + 5 15, ऐड कर दो, आप कहोगे जी 10 + 5 15। अब कोई आपको कह दे 25 - 20, तो आप कहोगे जी 5। इसी को स्केलर नंबर कहते हैं, इसी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जो नंबर की तरह ऐड होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके किस डायरेक्शन में मोशन है, बस सिर्फ उसको यह देखना है कि 2 नंबर दिए हैं, उनको ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अगर किसी को मैग्नीट्यूड का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मान लिया कहीं लिखा है लेंथ इज 10 मीटर, हालांकि मैं बता चुका हूं, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है फिजिकल क्वांटिटी, और जो ये आपको 10 दिखाई दे रहा है जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, यही इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो मीटर है ये इसकी क्या है, यूनिट है। इस प्रकार से ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है ये मैग्नीट्यूड, और m इसके यूनिट है, और ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा डिस्टेंस,
स्पीड, वर्क, जो आपने सुन रखे हैं अभी उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे तो अगर हम बात करेंगे फ्लक्स, पर वो आपने अभी तक सुना नहीं है, जैसे आगे बढ़ोगे तो सुनोगे 12th क्लास में। इसलिए जो जो एग्जाम्पल आपको मालूम है मैं केवल उन्हीं के एग्जाम्पल्स यहां पे प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? द क्वांटिटी विच हैव द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। यानी कि ये क्वांटिटी ऐसी है जिसको डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? या तो वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, या वाई में जा रहा है, या जेड में जा रहा है, तीनों में। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो एक्स में, या वाई में, या जेड में। अगर एक साथ दो में जा रहा है तो एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन हो गई। तीनों में जा रहा है तो एक्स वाई जेड, उसके पास तीनों डायरेक्शन है। इस प्रकार वो फर्दर सिखाएंगे आपको जब बात करेंगे, अभी तक आप इतना समझिए। तो तीनों डायरेक्शन भी उसके पास हो सकती हैं, इसलिए डायरेक्शन डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में ये चीजें पढ़ के आए हो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी बातें पढ़ चुके हो आप। एक्सेलरेशन, ये सब किसके अंडर आते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। ये इसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे नंबर को जोड़ दिया था, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8। इनको ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। इनको जोड़ने के लिए स्पेशल रूल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, इनको जोड़ने के लिए कोई रूल नहीं होता। किसको? स्केलर को, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है प्यारे बच्चों, पर इनके पास डायरेक्शन है, इसलिए जोड़ने के लिए एक स्पेशल रूल की आवश्यकता होती है। और जिस रूल की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमें इतना जानना था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो बार बार कहूंगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको वहां पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, पोज करके नोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारी बातें इस तरह से करवाई हैं कि जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम देगा वो भी, IIT के लिए, नीट के लिए, सब के लिए मैं करवा रहा हूं। और खास बात, मैं आपको पहले दिन से एक बात कहता हूं कि जो बच्चा थ्योरी को अवॉइड करेगा तो उसके फिजिक्स में ये मान के मत चलो कि 45 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50, उसमें से आप 40, 42, 43 कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। थ्योरी से होके क्वेश्चन गुजरते हैं, इसलिए आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इतना करना है तो। नहीं तो आप यही 20, 25, 30 पे अटक जाओगे, फिर कहोगे जी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं पहले ही हिदायत दे रहा हूं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। एक तो हम बात करेंगे पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ के बारे में। अब इस पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हो। इसी पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हो। यहां पे दो स्टडी आपको मैं पैरेलली करवाऊंगा और उसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हुए हम यहां पे दो स्टडी करेंगे, पाथ लेंथ, या इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब इस बात को समझिए क्या है। मान लिया जाए एक बॉडी यहां से गई और यहां पे आई, इस प्रकार। इसको जरा ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा आपको एक बार फोकस करने की जरूरत है, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, ये AB तक भी लेंथ इसकी L ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता हमें। पर हमने क्या कहा, A से बॉडी चली और ऐसे होते हुए B पे पहुंची है, ये रास्ता उसने अपनाया है A से B तक जाने का। हालांकि ये लेंथ भी इसकी L ही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको बता देता हूं इस लेंथ को भी हमने L ही बोला है। पर जो बॉडी ने रास्ता अपनाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। बॉडी ने तो रास्ता अपनाया है A से चल के A B, इसको C बोल दो, A से C तक गई और फिर C से कहां तक पहुंची है? B तक पहुंची है, ये रास्ता अपनाया है। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। जैसे कि आप किसी कहीं पे जाते हो, जब आपको दो बातें दिखाई देती है, एक तो आपका लंबा रास्ता होता है, एक शॉर्टकट रास्ता होता है, दो रास्ते होते हैं। तो A से चल के, कोई कहते हैं आपको A से चल के B तक पहुंचना है। जब आपको A से चल के B तक पहुंचना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप A से C जाएं और C से B तक जाएं, और दूसरा रास्ता है A से डायरेक्ट B तक पहुंच जाएं, इस प्रकार से।
जब ए से सी तक जाते हो और सी से बी तक वापस आते हो तो आपने एक्चुअल पाथ चला है, जो इसका एक्चुअल पाथ है, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। यहां तो बीच में किसी ने बना दिया, ओटड़े कूद के चले गए, दीवार फांद के चले गए, कुछ भी कर दिया। दीवार फांद के बीच में से दीवारें हैं, कोई स्कूल आ गया मान लिया बीच में से, उस तरफ पहुंचना है, रास्ता तो मेन गली में ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे पहुंचो, पर आपने दीवारें फांद के चले गए, ओटड़े कूद गए। हरियाणा की भाषा में ओटड़े कहते हैं, जो ओटड़े कूद गए। तो ए से बी तक क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, इसको क्या कहेंगे हम, शॉर्टेस्ट पाथ। छोटा रास्ता है इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो आप इसको, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो आप ए से सी, सी से जाओगे, इसको क्या कहते हैं हम, एक्चुअल पाथ कहते हैं भैया, एक्चुअल पाथ, जो असली का रास्ता है वो। ठीक है, एक्चुअल पाथ जो बॉडी के द्वारा ट्रांसवर्स किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और दूसरा वर्ड पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा वर्ड यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट का। यह पहला पॉइंट हो गया और यह हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, जो एक्चुअल का रास्ता अपनाया है बॉडी ने ए से सी, सी से बी तक, इसी एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली इसने ए और बी के बीच, देखिए दिखा रखी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप इस डायग्राम को बनाइए आपको पता चलेगा सारी बातें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए और बी के बीच आपने काउंट की है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह बात याद रखना, जो एक्चुअल पाथ कोई बॉडी ट्रांसवर्स करती है तो उसी एक्चुअल पाथ का नाम होता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट रास्ता जो उन दो पॉइंट के बीच में है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हमें अब इसको डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय अ बॉडी, बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं भाई, डिस्टेंस कहते हैं। जो एक्चुअल का रास्ता बॉडी के द्वारा अपनाया गया है उसी एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं भाई, उस एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस का नाम दिया है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इन दोनों वर्ड को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इन दोनों डेफिनेशन के बेस के ऊपर ही आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे जब आपको आगे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो जो एक्चुअल पाथ अपनाया है, जो एक्चुअल पाथ अपनाया है उस एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं भाई, उस एक्चुअल पाथ का नाम होता है डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट दूरी इन दोनों के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो आपके सामने बातें लिखी हुई हैं। अब बात करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये क्वांटिटी स्केलर होती है, अभी अभी पहले बता चुका हूं मैं, स्केलर। और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। और ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर। और जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट आ जाएंगी मीटर। यूनिट दोनों की सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होती। बस ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट दोनों की क्या है, सेम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों पे क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, मैं वो बात करूंगा और उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक सेपरेशन ले लेते हैं दोनों के बीच में। ये सेपरेशन ले लिया। अब बात करते हैं हम दोनों के बीच। इस तरफ तो हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, और इस तरफ हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इस तरफ हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक्चुअल पाथ होता है भैया, अभी अभी हम लिख चुके हो, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है भैया, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच भी, यहां पे ये बात ऐड कर लें भाई, शॉर्टेस्ट, हाँ लिख रखी है बिटवीन टू पॉइंट्स, पहले ही लिख रखा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। यूनिट दोनों के मीटर है, ये पहले ही बता चुका हूं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इट कैन बी इट कैन नॉट नेगेटिव एंड जीरो, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है भाई, याद रखना, इस बात पे क्वेश्चन पूछा गया 3 का। तो ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट ये कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है भाई, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात को याद रखें। और जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने मोशन को यहां से शुरू किया इस डायरेक्शन, ठीक है, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, और ए से बी पॉइंट तक जब मैं पहुंचा तो ये दूरी है 10 मीटर की, इस डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं फिर वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचा इस डायरेक्शन में। अब मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, जिसके पास डायरेक्शन होती है। अब ये सामने वाली डायरेक्शन को तो मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव, और इससे उल्टी डायरेक्शन को क्या बोल दिया मैंने, नेगेटिव बोल दिया, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन है, तो ये इस तरफ ए से बी गया तो +10 और बी से गया तो -10। ये प्लस वाले 10 माइनस वाले 10 को कैंसिल आउट करके नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी दे देंगे, 0 दे देंगे। अगर फिर भी इससे आगे ये और चला गया 5 मीटर और चला गया, तो यहां से यहां तक इन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया, पर आगे कितनी बची है, 5, और किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, तो कितनी बचेगी, -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, कोई बच्चे पजल हो गए होंगे, सर ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास खुद की डायरेक्शन होती है। हमने ए से बी इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, और इससे उल्टे वापस आएंगे तो नेगेटिव माना है, यानी कि ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव। जब ये बॉडी ए से बी गई, जब ये बॉडी ए से बी गई तो इसकी जो S1 डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई +10। ठीक है, जब ये बॉडी वापस बी से ए तक आ गई, इनिशियल पॉइंट पे आ गई, तो इसकी S2 डिस्टेंस होगी -10। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 10 - 10 कितनी होगी, 0। या कह सकते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जब ये बॉडी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ चुकी है तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी तो बची नहीं, वो तो 0 हो गई, इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0। फिर इस बॉडी ने मन बनाया और ये नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर और चली गई, तो S3 कितना हो गया, दैट इज -5 मीटर और, तो -10 - 5 -15 और +10 घटाइए, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5 मीटर, ये आ गया। इसलिए माइनस भी आ गई, 0 भी आ गई, और प्लस तो लिखा दिखाई रखा है, इसलिए हर तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। पर इसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें यहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें सारी ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, चाहे आप आगे चलो, चाहे आप पीछे चलो, चाहे आप इस तरफ चलो, चाहे आप ऊपर चलो। डिस्टेंस के केस में कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सारी पॉजिटिव है। पर यहां पे सामने वाली राइट साइड में बॉडी जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में जा रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन आपको मानना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने यहां पे रख दिया है। चौथा, डिस्टेंस इज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। हमेशा डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होती है भाई, तो यहां पे केस बन गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो ग्रेटर देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस
इज या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दो केस बनेंगे, या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, यही तो बात है। डिस्टेंस आइदर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, या तो डिस्टेंस बड़ा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव भी हो जाती है ना, ये तो कभी नेगेटिव होती नहीं, जीरो होती नहीं, ये तो नेगेटिव भी हो जाती है, जीरो भी हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे प्रश्न आया भाई, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया, इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होती है? डिस्प्लेसमेंट के होती है। अब कैसे? अगर मैं यहां पे लूं डिस्टेंस, अगर मैं नीचे ले आऊं डिस्प्लेसमेंट को, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बहुत बार पूछा गया है, ये बात भी बहुत बार पूछी गई है, ये रिलेशन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इस बात को आप याद रख लें, ये दोनों पॉइंट में काउंट होगा भाई, इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। इसकी ज्यादा बातें नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं बस। ठीक है, एक बात और लिख देता हूं यहां पे, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों के लिए हैं ये बातें, इसलिए फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन displacement is equal to displacement, इक्वल टू डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या हुआ? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ना तो मुड़ रही है ना बैक आ रही है, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन तो मान लिया राइट साइड में गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इसकी भी होती है। या वो नेगेटिव में जा रही है तो एक ही डायरेक्शन हुई। यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है जब बॉडी ना तो रुकेगी और ना मुड़ेगी, ना तो मुड़ेगी ना रुकेगी, तो एक ही डायरेक्शन में सीधा चल रही है। जब एक डायरेक्शन में चल रही है, मान लिया जाए कोई बॉडी यहां से ए से चली और ये सीधा चल के यहां बी पे आके रुक गई, देखिए ए से चल के बी, अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यही तो है, और इन के बीच का एक्चुअल पाथ भी यही है, दोनों चीजें एक ही है। देखो ए से बी का एक्चुअल पाथ भी यही है और ए से बीच के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी भी यही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये ऐसे करता, बी से मुड़ के यहां आके सी पे रुक गया, अब इसकी एक्चुअल जो पाथ है, डिस्टेंस है, वो तो यहां से जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती वो इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी होती, तो अलग हो जाती। पर जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगी तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, अब आगे देखो, एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक ए पॉइंट को कंसीडर करते हो और दूसरे बी पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो यहां से यहां तक एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता, कितने भी रास्ते बना दो, मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच इन्फिनिटी नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी डिस्टेंस को बनाया जा सकता है। पर डिस्प्लेसमेंट एक ही होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही है, ए से बी। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच लिख लो, द बिटवीन टू पॉइंट्स only one displacement is there because one shortest path is there, पर for a distance it can be more than one, infinity number हो सकते हैं। आप यहां से जाके यहां से जाके यहां से घूम के यहां से आ जाओ, तो पाथ तो कितने भी हो सकते हैं, infinity number of path, पर डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये पॉइंट भी काउंट कर ले, दैट इज ओनली ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट, बट देयर कैन बी ए मोर देन वन डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट और इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिस्टेंस। इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने बताया आपको, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके ऊपर बेस्ड, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको पता चले, ताकि आपके साथ अन्याय ना हो, क्योंकि अगर आप काम करते हैं, डेली की डेली पढ़ते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होना चाहिए। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, a particles moves along a circle of radius r. It starts from A and moves in an anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle from A to B, from A to C, from A to D, and in one complete revolution. Also calculate the magnitude of displacement in each. हम हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। इसका डायग्राम इन्होंने नहीं बनाया, मैं बना देता हूं। इसका डायग्राम ये है भाई, ठीक है। रेडियस आर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है। इस पॉइंट को ए कहा, इस पॉइंट को बी कहा, इस पॉइंट को सी कहा, इस पॉइंट को डी। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ये घड़ी की सुई जो चलती है उसके जो उल्टा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन की बात की है।
तो जब स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। जब ये ए से लेकर के बी तक जाएगा तो इसकी डिस्टेंस बतानी। पहली बात, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस बतानी, और डिस्टेंस को क्या बोला मैंने, डिस्टेंस को क्या बोला, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय ए बॉडी, यही बोला। देखिए तो एक्चुअल पाथ क्या है, जब ये ए से चलेगा इस सर्कुलर आर्क में जाएगा, ये सर्कुलर आर्क को ही एक्चुअल पाथ बोला जाएगा। ठीक है, तो आज जब पूरा सर्कल होता है, जब पूरा सर्कल होता, ये पूरा सर्कल होता, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती भाई, दैट इज पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस तो 2 पाई इंटू आर होती है। ठीक है ना, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, देखो डी पार्ट का उत्तर आ गया, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर ए से लेके चलकर पूरी कंप्लीट रिवोल्यूशन करता तो पूरी की सरकमफ्रेंस है उतनी ही डिस्टेंस तो कवर करता, क्योंकि एक्चुअल पाथ क्या है, यहां से चलेगा पूरा जाएगा और यहां तक आएगा, ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में उसके सरकमफ्रेंस के बराबर उसकी डिस्टेंस हो गई। इस प्रकार ये डी पार्ट का उत्तर हो गया 1। और इसी केस में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, देखिए पूरा पार्टिकल चल के वापिस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, यहां पे जब इनिशियल पॉइंट पे बॉडी वापिस आती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। पीछे भी समझाया था मैंने, यहां एग्जांपल देके यहां पे समझाया था इसमें कि जब कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर वापिस आ जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, याद रखना। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच, जब ए पे ही वापिस आ गया तो दोनों पॉइंट के बीच स्टार्टिंग का भी है फाइनल भी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो आगे से याद रखना, जब कोई बॉडी पूरी घूम फिर के वापिस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। ये हो गया। अब ए पार्ट में आते हैं। ए पार्ट में क्या कहा, ए से बी ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो टोटल डिस्टेंस पूरे की कितनी थी 2 पाई आर, तो चौथे हिस्से की कितनी होगी भाई 2 पाई आर भाग में 4, मतलब पाई आर भाग में 2 होगी, इस प्रकार। ठीक है, पर अब बात करनी है हमने डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से समझ लेना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट, तो इन दोनों के बीच की हमें कौन सी लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी भाई, ये नहीं होगी, ये तो इसकी लॉन्गेस्ट होती है, एक्चुअल पाथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे होती है, ऐसे कर्ण डालो इसके ऊपर, ऐसे हाइपोटेन्यूज डालो इसके ऊपर। जब आपने हाइपोटेन्यूज डाला है तो ये आर, तो ये कितना हो जाएगा √2r, पाइथागोरस पर में लगा दो, तो इसकी ये क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक साथ ले रहा हूं भाई। ठीक है, यहां P लिखा मिले तो डिस्प्लेसमेंट, T लिखा मिले तो डिस्टेंस, यही फर्क है। तो √2r हो जाएगा इस प्रकार, ये डालो। तो अब समझ गए ना, अगर ये डिस्टेंस पूछता तो हम ए से बी तक का इस सर्कुलर आर्क का निकालते, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन आपको डालनी पड़ेगी इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं बी पार्ट में, फ्रॉम ए टू सी। देखिए ए से चला है सी तक, अब ए से सी, अब ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो पहले, तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट। अब ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो यही है, ये रहा, ये तो घूम के आएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आर, ये भी आर, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2r होगी भाई, ये निकाल दी। अब इसी टाइम पे इसकी डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस देखिए ये ए से सी तक आधा सर्कल हो गया, ऊपर वाला ये आधा सर्कल चल के आया, देखो आधा सर्कल, देखिए चौथा हिस्सा चला था उसकी थी πr/2, तो आधा चलेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर भाग में 2, तो कैंसिल आउट करके कितनी होगी पाई इंटू आर डिस्टेंस, क्योंकि आधा सर्कल चला ना, आधा सर्कल, तो पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर, आधे सर्कल के लिए बटे में 2, 1/4 था तो बटे में 4 कर दिया इस प्रकार। फ्रॉम ए टू डी, ए से चल के डी तक आया, ए से चल के डी तक आया। अब ए से चल के डी तक आया है तो इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं हम सी पार्ट के। अब देखिए ए से चलकर डी तक, जब यहां से आ तक गया तो πr/2, यहां से आ तक आया फिर से πr/2, यहां से आ तक आएगा फिर से πr/2, यहां से आ तक जाएगा फिर से πr/2, मतलब जब चौथा हिस्सा चलता है तो उसकी डिस्टेंस πr/2 कंप्लीट होती है। तो πr/2 प्लस πr/2 कितना हो गया πr, ये रहा, ऐड कर दो πr/2 तो कितना हो जाएगा 3 πr/2 इस प्रकार से। ठीक है, पर अब इसने क्या पूछी शॉर्टेस्ट। अब पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, ध्यान से समझिए, पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। जब पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका है तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब की बार ये होगी, क्योंकि इसको तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उठाने हैं, इनिशियल ये था फाइनल ये था, तो शॉर्टेस्ट दूरी ये होगी। फिर से पाइथागोरस पर मैं r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कितनी √2r, √2r हो गया
तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, √2r, ये हो गई। और चौथे पार्ट का आंसर मैंने दे दिया कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, ये रहा आपका। तो दोनों चीजें मैंने सिखा दी हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पॉइंट लिए जाते हैं, जैसे ए और बी को लिया है इस प्रकार, और डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया, जैसे सर्कुलर किया है तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर किया है तो रेक्टेंगुलर, उसी तरह का आपने पाथ लेना। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बातें कवर हो गई हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूं मैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और आईआईटी में आने के लायक है और आ भी चुका है पहले, इसलिए ये क्वेश्चन रहा, ध्यान से देखिए जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ए सर्कुलर पाथ, ए से बी तक गया सर्कुलर पाथ में, ठीक है। सोन इफ द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड हिम इज 60 मीटर, जब ए से बी गया है तो इसने जो दूरी ट्रेवल की है वो 60 मीटर है, ये डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ए से लेकर के बी तक की दूरी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, और कोस 135 की वैल्यू माइनस का 0.7 दे रखी है भाई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब वही बात है, आप समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट है दोनों पॉइंट के बीच की छोटी से छोटी दूरी, तो दोनों पॉइंट के बीच की छोटी से छोटी दूरी तो ये होगी मेरे बच्चे, इस प्रकार से। तो हमें ये दूरी को फाइंड आउट करना है। ये इसकी क्या बन गई, रेडियस, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, और ये भी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडियस के बराबर है, ये भी आर, ये भी आर। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ही काम है कि मैं इस रेडियस को निकालूं, क्योंकि उत्तर आर की टर्म में नहीं दे रखा, उत्तर तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। अब मैंने क्या देखा, यह है 135 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री का एंगल है। जब बॉडी 180 डिग्री का एंगल चलती है, जब बॉडी 180, देखो पूरे सर्कल का कोण कितना होता है, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूं, नहीं तो आप पजल हो जाओगे। पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। जब बॉडी 360 डिग्री चलती है तो टोटल डिस्टेंस 2πr के बराबर कवर करती है, क्योंकि पूरा सर्कल चली है, और पूरा सर्कल चली है तो पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर मैं कहूं 360 डिग्री बॉडी घूमती है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 2πr बराबर है, क्योंकि 360 में तो पूरा सर्कल हो गया, और पूरा सर्कल हो गया तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr। अगर वो 1 डिग्री घूमती है तो कितना हो गया, बटे में 360। यूनिटरी मेथड है, जैसे बचपन में लेके आते थे, जो 20 रुपए की टॉफी है 50, तो 1 रुपए की कितनी होगी, 50 बटे 20, और 10 की कितनी होगी, गुणा में 10। इसी प्रकार 135 डिग्री की कितनी होगी भैया, तो गुणा में 135। अब देखिए 5 दूनी 10, और यहां बच गया 3, 5 सत्ता 35, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया 9 3 27, 9 8 72, 2 से कैंसिल आउट करोगे, बटे में 4, तो कितनी होगी, 3πr भाग में 4। ये आ गया। कौन सी दूरी आ गई है, कौन सी डिस्टेंस आ गई, ए से लेकर के बी तक, ठीक है। कितनी आ गई, ये आ गई भाई 3πr बटे में 4, और इसकी वैल्यू अगला कितनी दे रहा है, 60 मीटर। देखिए 60 मीटर, ये डिस्टेंस तो हमने निकाली है, हमने निकाली है डिस्टेंस तो आर का यूज करके ना, और अगले ने कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है, तो ये दे रखी, तो ले जाओ कैंसिल आउट करके 20, ये 4 ऊपर जाएगा 80, तो आर कितना हो जाएगा, 80 बटे में पाई, इतना हो गया। अब कैंसिल आउट करेंगे इसको, 80 बटे पाई को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, दैट इज 80 भाग में 3.14, तो ये आगे 25.47 इतनी आ गई, दैट इज द आर, दैट इज आर इज 25.47। आपको इसके आर का पता चल गया, इसकी दूरी कितनी है। अब यहां पे 135 डिग्री का जो एंगल है ना, इसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूं, और वो तरीका है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन सिंपल वैसा ही होता है जैसे आप पढ़ के आए हो, दैट इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। पढ़ के आए हो, ये क्या a माइनस बी का स्क्वायर ही तो है, अरे पढ़ के आए हो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस साथ में एक कोस थीटा और आ जाएगा, क्योंकि कोसाइन है ना तो कोस फंक्शन आएगा, साइन होता तो साइन फंक्शन आता, बस कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने a माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया है वैसा ही है ये a माइनस बी स्क्वायर को, और ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। दो फर्क है, कोस थीटा और रूट। अब देखिए ये r निकालना, r डैश बोल दो इसको, r डैश बोल दो,
इस दूरी को r डैश बोल दी। तो हमें r डैश निकालना है, r डैश इज इक्वल टू मैं a स्क्वायर, a ये हो गया और b ये हो गया, दो ले लिए ना, दो ब्रांच, ये ट्रायंगल है पूरी, इस ट्रायंगल में ये तीसरी निकालनी है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। अब कोई बच्चा इसमें पाइथागोरस प्रमेय ना लगा दे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बच्चा, इसको याद रखना। अब देखिए क्या होगा आपका, तो r डैश a की वैल्यू भी r स्क्वायर है और b की वैल्यू भी r स्क्वायर है, -2 इंटू r, और कोस 135 डिग्री हो गया, और कोस 135 डिग्री दैट इज कोस 135 डिग्री, और जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 0.7 दे रखी, तो यहां लिख दो माइनस का 0.7, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस का 2r स्क्वायर गुणा में 0.7, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 0.7 गुणा में ये तो कितना होगा 1.4, और 2 ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.4 इंटू आर का स्क्वायर, 2r स्क्वायर दोनों से कॉमन, 1.7, 17 दूनी 34, 3.4 r स्क्वायर, तो ये कितना होगा, दैट इज रूट ऑफ 3.4, और बाहर आ गया r की वैल्यू आपको निकाली थी ये रही, इस वैल्यू में पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ये 25 है, इसका आ जाएगा 1.73 के आसपास, सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस बात की है कि हमने r तो निकाल ली, r कैसे निकाली, हमें पता है कि 360 डिग्री का एंगल होता है तो 2 पाई r दूरी, एक का होता है इतना, 135 का इतना, और उस दूरी को इन्होंने 60 मीटर दे रखा है, यहां से हमने r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ये तो ठीक है। r की वैल्यू फाइंड आउट करते ही ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल नहीं है, ये सॉरी राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल होती तो मुझे ये r होता, ये r होता, इसको निकालने के लिए मैं कह देता रूट 2r, पर ये राइट एंगल तो है नहीं, 135 डिग्री एंगल है, इसलिए क्या लगेगा, लॉ ऑफ कोसाइन, सिंपल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट, याद रखें, काम की चीज है, बार बार काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कवर करने की मैंने कोशिश की है, और साथ साथ इनके बाद में भी मैं लेके आऊंगा, जैसे फर्स्ट यूनिट के आपके लिए क्वेश्चन लेके आए वैसे ही सेकंड के लेके आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और